अब हम लोग रेशो की वर्किंग शुरू करने वाले हैं यहां से। और सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिक्विडिटी रेशो पढ़ने वाले हैं। और लिक्विडिटी रेशो के अंदर फर्स्ट करंट रेशो। देखो करंट रेशो क्या है? ये बेसिकली जो एंटरप्राइज की एबिलिटी है टू पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से 1 ईयर, वो पे कर सकती है या वो कितनी कैपेबल है, इसको हम देखते हैं। और इसके थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि जो एंटरप्राइज है यानी फर्म है, वो अपनी असेट्स को, खासकर शॉर्ट टर्म असेट्स को सही से यूटिलाइज कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो साउंडनेस के साथ साथ यानी सॉल्वेंसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी असेट्स प्रॉपरली यूज हो रही है या नहीं हो रही है, एफिशिएंटली यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मेन फोकस तो पेमेंट को चेक करना है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को हम लोग पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, द एबिलिटी टू पे, राइट। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, वो होता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला तो बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला तो आपको हमेशा, जितने भी रेशियो आप पढ़ने वाले हैं ना, सबके आसानी लगेंगे आपको। चलो अब हम देखते हैं कि करंट लाइबिलिटी के अंदर आता क्या क्या है और करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो करंट असेट्स इंक्लूड्स फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो यहां आ जाती है। और क्या आएंगी? करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। थर्ड आपकी हो गई इन्वेंट्रीज, जिसको आप स्टॉक के नाम से भी जानते हो। अब इन्वेंट्रीज में ना एक चीज ध्यान रखो कि इसके अंदर कुछ चीजें नहीं आती हैं, एक्सक्लूडिंग। क्या क्या इसके अंदर नहीं आएगा, ध्यान देना। एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। बेसिकली देखो ये वो आइटम्स हैं जो अलग से इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते हैं, और इनको आप अलग से बेच भी नहीं सकते। बेसिकली हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी ऐसी करंट एसेट्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कारपेंटर है, वो फर्नीचर वगैरह बनाता है, तो उसमें छोटी छोटी टूल्स यूज कर सकता है, करता है, जैसे कील कील वगैरह। ठीक है, छोटे मोटे जो लकड़ी के टुकड़े वगैरह होते हैं, वो जो स्पेयर्स होते हैं, ये सब चीजें वो यूज करता है टू कंप्लीट हिज फर्नीचर, पूरा फर्नीचर बनाने के लिए। लेकिन जब वो अलग से बेचेगा, वो अलग से क्या इनको बेच सकता है? कील वगैरह इनको अलग से बेच सकता है? नहीं बेच पाता है, नहीं बेच सकता। कौन खरीदेगा? ऐसा नहीं होता है। तो एक छोटा सा एक ये एग्जांपल लिया था। तो इस तरह से कभी आपके पास लूज टूल्स लिखा हो और आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ज्यादा वो डिटेल नहीं देगा, यही सीधा सीधा बोलेगा लूज टूल्स हैं, स्पेयर्स हैं, और स्टोर्स हैं, सीधा डायरेक्ट बोलेगा। ये जो है इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होते हैं। अच्छा, इंक्लूड नहीं होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन करंट रेशो। ये इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन हम ये जो वर्किंग कर रहे हैं, करंट रेशो की जो वर्किंग कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, हम यहां पे नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? ओके, बस इन्वेंट्री इन्वेंट्री को ध्यान रखना है यहां पे। फिर हमारे पास अगला है फोर्थ की ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है ये मैं बता देता हूं आपको। इट इंक्लूड्स, एक तो डेटर्स आते हैं, प्लस बिल्स
रिसीवेबल, ये इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जब यहां पे आप लोगे ट्रेड रिसीवेबल को, तो इसके अंदर ना ध्यान रखना, लेस करना है अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया हुआ है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और डेटर्स के अंदर या बिल रिसीवेबल के अंदर माइनस नहीं हो रखे, तो पहले माइनस करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आप उसको इंक्लूड करोगे। ओके, ध्यान रखना है इस बात को, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। फिफ्थ, इसके अंदर क्या आएगा, मेन जो सबको पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या आता है कि आप कह सकते हो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, चेक वगैरह हो गए, चेक या ड्राफ्ट्स, ईटीसी, मेनली ये आपके कैश का पार्ट बनता है। सिक्स्थ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन दिए हैं या एडवांसेस दिए हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, आपने जो दिए हैं, फर्म ने जो दी है। सेवंथ, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स का मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। हम कह सकते हैं कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कह लो आप, कोई भी एक्रूड इनकम यानी इंटरेस्ट वगैरह हमें रिसीव करना है, वो आपने एडवांस टैक्स कोई पे कर दिया है, वो ये भी यहां पे आ जाएगा, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी थी असेट्स की पार्ट। अब ऐसे ही हम अपनी करंट लायबिलिटी को भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला याद करना कोई महारत नहीं है, उसके अंदर कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होगी और कौन कौन सी आइटम नहीं इंक्लूड होगी, ये याद रखना है, इसीलिए चैप्टर मुश्किल होता है। और अगर जिसने याद कर लिया उसके लिए ये उतना ही इजी हो जाएगा चैप्टर, और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमने बोला करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, वही आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपने जो बनाए हो, एंड अदर करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल देखो, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि, अच्छा मैंने एक चीज बीच में छोड़ दी है, तो वो मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। थर्ड हम लोग कर लेते हैं यहां पे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल के अंदर आपका वही आता है, क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो क्रेडिटर इंक्लूड हो जाएगा, और दूसरा बिल्स पेबल, एक बिल्स पेबल आ जाएगा आपका, बस। राइट, फोर्थ देखते हैं जो मैं आपको समझा रहा था। इसके अंदर देखो आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि भाई आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा है, एडवांस तो हमने उधर ले लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस एक्सपेंस उधर ले लिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इधर आ जाएगा। कोई आपने एडवांस इनकम रिसीव कर ली है, वो यहां आ जाएगी।
अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि फर्म जो है डिविडेंड प्रपोज कर देती है। आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है, तो नाउ यू गाइस नो व्हाट इज डिविडेंड। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसके बदले शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड पे करती है आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो जो कई बार फर्म डिविडेंड प्रपोज कर देती है कि हाँ भाई देखो, इस साल के एंड में हम आपने आपको इतना परसेंट डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट का इतना परसेंट डिविडेंड में बांटेंगे। तो कंपनी ने प्रपोज तो कर दिया, बट ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, लाइक डिविडेंड वगैरह को पे ऑफ करने में भाई कुछ तो टाइम लगता है। तो उस पीरियड के लिए आपका ये जो डिविडेंड है अनक्लेम डिविडेंड की तरह बन जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म में आपको ये डिविडेंड पे ऑफ तो करना ही करना है भाई। यू नीड ये, दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको पे ऑफ करना ही है। तो ये भी हमारा यहां पे आके शो हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड, राइट? ऐसे ही आपने जब इश्यू ऑफ शेयर किया था तो वहां पे एक और चीज पढ़ी थी आपने, और क्या पढ़ा था आपने? कॉल्स इन एडवांस, ये पढ़ा था आपने। भाई ये वो पर्सन लोग हैं जिन्होंने, जिनसे अभी तक आपने शेयर पे पैसा मांगा भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर मनी। फॉर एग्जांपल कॉल्स मनी थी 4 रुपए की, वो अभी तक आपने मांगी ही नहीं, ठीक है? अभी तक आपने सिर्फ अलॉटमेंट मांगी है। 4 रुपए की उसने एडवांस पे कर दी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। तो ये तो आपके लिए ऑब्लिगेशन हो गई ना। ये अभी तक आपने मांगी ही नहीं, पर आपने पैसा रिसीव कर लिया, तो शॉर्ट टर्म में जाके इसे ड्यू करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, कि जो डिबेंचर्स वगैरह है, डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है? ये एक तरह से सिक्योरिटीज ही है जो कंपनी इश्यू करती है आम जनता को, बट इस पे एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, और यहाँ पे कोई मालिकाना हक वगैरह ट्रांसफर नहीं करती कंपनी। और ये कंपनी इशू करते समय ही बताएगी कि आखिर कितने दिन के बाद या कितने साल के बाद इसके ऊपर मैं आपका पैसा वापस करूंगी या करूंगा। कंपनी यहाँ पे पहले ही बताती है, इशू के समय ही बता देती है। शेयर के साथ ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर तो डीम हो ही नहीं सकते, यानी पेमेंट उसकी वापस नहीं की जा सकती। प्रेफरेंस शेयर के साथ ऐसा कर सकते हैं कि एक भाई, लेकिन और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, 10 साल 20 साल, और कुछ सर्टेन केसेस में 30 साल तक भी जा सकते हैं। 30 साल के बाद आपको दोबारा से रिन्यू करने होते हैं ना। डिवेंचर के साथ ऐसा नहीं होता, डिवेंचर इतने लंबे समय तक नहीं जाते, मोस्टली 5 साल। बेसिकली क्या हो रहा है कि कंपनी 5 साल के लिए लोन ले रही है आम जनता से, और 5 साल के बाद वो उसको पैसा चुकाएगी ही चुकाएगी विद इंटरेस्ट। तो ये कंपनी ये ऑप्शन तब अडॉप्ट करती है जब कंपनी चाहती नहीं है, एक उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, थोड़े पीरियड के लिए लोन चाहिए होता है, वो अपना सेटअप वटअप करें, उसके बाद अपना ग्रोथ वगैरह जो कर रहे हैं, या कहीं पे कोई यूनिट वगैरह लगा रहे हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है, वो करने का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, बेच अपनी इनकम से वो पे ऑफ कर देंगे, जहां पे वो अपना शेयर या इक्विटी और लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसको हम डिवेंचर बोलते हैं। अब कंपनी ने मान लो डिवेंचर लिया या इशू किया, सॉरी, 2018 में, राइट? अब ये जब मैं 2018 में मैंने एक तरह से लोन ले लिया कंपनी ने आम जनता से, इसको पे करना है लास्ट 2021 में, ठीक? तो 2018 से लेके 19 20, इन 3 सालों तक तो वो उसके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन जब 2021 में आके वो मेच्योर हो रही है, यानी 2021 अक्टूबर समझ लो, अक्टूबर 2021 में पे ऑफ करनी है, इस साल के लिए तो मेरी ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। यू नीड फंड, यू नीड मनी फॉर दैट दिस ऑब्लिगेशन, राइट? तो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, जो पर्टिकुलर ईयर में आकर मेच्योर हो रही है, तो उस ईयर के लिए ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है? तो ये एक मेन पॉइंट है जो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, आपको उसका ध्यान रखना है। तो यूजुअली डिवेंचर अगर क्वेश्चन में लिखा है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि डिवेंचर मैच्योरिंग इन करंट पीरियड या मैच्योरिंग इन सेम फाइनेंशियल पीरियड, देन आपके लिए वो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन गई, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। तो इसको मैं एक डिफरेंट पेन से लिख देता हूं जिससे आप लोग इस पे एक्स्ट्रा फोकस रख सकें। तो मैं लिखता हूं करंट मैच्योरिटीज
ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वही वो मैच्योरिटी जो करंट में आके मैच्योर हो रही है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग लेंगे इलस्ट्रेशन 1 लेते हैं, बहुत इजी है। और हम ये जो काम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल 2021 का एडिशन और इलस्ट्रेशन 1, ये हम लोग देख रहे हैं, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लो, जो आइडियल रेशियो है, इसका आइडियल रेशियो भी होता है करंट असेट रेशियो का। इसका आइडियल रेशियो देता हूं। आइडियल रेशियो है 2:1, यानी अगर 2:1 किसी कंपनी का ये रेशियो शो होता है तो दैट मीन्स कंपनी एक अच्छी पोजीशन में, साउंड पोजीशन में है। इसका मतलब उसको अगर ₹1 की ऑब्लिगेशन पे ऑफ करनी है तो इट गॉट ₹2 ऑफ असेट, करंट असेट। आप इस तरह समझ सकते हैं इसको। आओ भाई इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 1। क्या कहती है इलस्ट्रेशन 1? इलस्ट्रेशन 1 में आपको डिफरेंट डिफरेंट करंट एसेट्स दे रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट करंट लायबिलिटी दे रखी हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को। तो देखो, क्वेश्चन में आपसे उसने करंट रेशियो निकालने के लिए बोला है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो नीचे आते हैं, नीचे निकालते हैं करंट एसेट्स और यहां निकाल लेंगे करंट लायबिलिटी। चलो, सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 रुपए। तो ट्रेड रिसीवेबल किसका पार्ट है? करंट एसेट का पार्ट है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल, टीआर। और इसका अमाउंट है 1,00,000 रुपए। फिर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और इसका अमाउंट है 10,000। करंट एसेट का पार्ट है हमारा। और नेक्स्ट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 30,000 रुपीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इसी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये हमें गिवन है 20,000 रुपीज की। मशीनरी, देखो मशीनरी एक हमारी लॉन्ग टर्म एसेट है, इसीलिए करंट एसेट का पार्ट नहीं बनेगी, तो इसे हम छोड़ देंगे। फिर हमें गिवन है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी क्या है भाई? करंट लायबिलिटी है। देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को हो सकता है कि आइटम्स याद ना हो, इसीलिए मैंने ऊपर वो बातें लिखी हैं। आप अपना जब रिवीजन करें, जब क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी करंट एसेट्स हैं, कौन सी करंट लायबिलिटी है, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। खैर, बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है और ये हमें गिवन है 20,000 रुपीज की। फिर हमारे पास है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स हमें कितने दे रखे हैं भाई? 40,000 रुपीज दे रखे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर। डिबेंचर अगेन ये हमारी एक लॉन्ग टर्म एसेट है, यहां नहीं आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो पार्ट है भाई करंट एसेट का, और यहां पे लूज वगैरह कुछ नहीं लिखे तो हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। कितना है भाई? 40,000। नेक्स्ट एक्सपेंस पेबल। जब भी वर्ड पेबल आ जाए तो समझ जाना वो आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग। और ये हमें गिवन है 40,000। तो निकाल लेते हैं भाई। मेरी जो करंट एसेट निकल के आई वो निकल के आई है आपकी 2,00,000 रुपए की, टोटल कर लिया। और यहां मेरी करंट लायबिलिटी जो निकल के आई है वो 1,00,000 रुपए की। इसको मैं यहां यूटिलाइज कर लूंगा।
2 लाख करंट एसेट डिवाइड बाय 1 लाख करंट लायबिलिटी एंड आंसर इज 2:1। देखो मैंने एक्सप्रेस कैसे किया है, ये जो रेशियो है यानी लिक्विडिटी रेशियो मेरे प्योर रेशियो में एक्सप्रेस हो रहे हैं 2:1। आप 2 टाइम्स भी लिख सकते थे बट नहीं, हमारे जो लिक्विडिटी रेशियो है ये प्योर रेशियो में एक्सप्रेस होंगे, तो 2:1 में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। आप इलस्ट्रेशन 2 खुद ट्राई कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको खुद करिएगा। इलस्ट्रेशन 3 में आपको सिखाता हूं कि इसमें क्या है। देखो इलस्ट्रेशन 3 के अंदर क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको ना टोटल असेट्स दी हुई है 3 लाख रुपए, राइट, और आपको फिक्स असेट दी हुई है 160 एंड सिमिलरली आपको दे रखा है, और इसके लिए इसने ये भी बोल दिया कि टेंजिबल है। चलो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा खास फिलहाल तो। और यहां आपको दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, ये क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं बेसिकली, 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है आपको 80,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 1 लाख। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन ना बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग। पहले एक काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी ना बैलेंस शीट को रिकॉल करते हैं। बैलेंस शीट में ये वाली साइड हमारी लायबिलिटी होती है और ये वाली साइड हमारी असेट्स होती है। अगर मैं कहूं कि मेन, देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना दी, अदरवाइज हम लोग तो वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हैं, बट एनालिसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह से बना दिया है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो मेन जो बैलेंस शीट है वो लायबिलिटी साइड 3 कैटेगरी में आपकी बढ़ जाती है। पहली शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी, एंड थर्ड करंट लायबिलिटी। ओके, एंड सिमिलरली असेट्स को भी आप 3 उसमें बांट देते हैं। आपकी एक होती है नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स सारी आ जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। और फिर दूसरा मेरा एक अलग ही हेड बनता है इसके लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड मेरा हो गया करंट असेट्स, राइट। और इनका जो टोटल होता है वो बराबर होता है भाई असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होती है। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ आपको यहीं से समझा दूंगा। अच्छा एक चीज और समझ लो कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी मिलके टोटल डेप्ट बनाते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला और समझ लिया हमने कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी मिलके क्या बनाते हैं, टोटल डेप्ट बना देते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कई बार आपको टोटल डेप्ट दिया होगा और नॉन करंट लायबिलिटी दी होगी, तो करंट लायबिलिटी आराम से मिल जाएगी। ओके, तो ऊपर देखो मैंने वैल्यूज दी हुई है, उनको अगर मैं यहां पे डालूं, टोटल एसेट्स आपको देखो कितनी दे रखी है, 3 लाख। लो भाई टोटल एसेट्स आपको 3 लाख दे रखी है, यानी ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है ये ऑलरेडी 3 लाख दे रखी है। और मुझे साथ साथ फिक्स एसेट दी हुई है, यानी देखो ये मेरी, ये रही फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन गया, इसके अलावा कुछ और दे नहीं रखा। और साथ साथ मुझे करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, ये देखो 1 लाख। मुझे टोटल पता है 3 लाख इज इक्वल्स टू मुझे 160 प्लस 1 लाख इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स। मिल गई यहां से करंट असेट आराम से। सेम इस्तेमाल आप लायबिलिटी साइड पे कर सकते हो। देखो आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है,
2 लाख का। आपको नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 80,000 की, और टोटल तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास। देखो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है। ये लो भाई 3 लाख रुपए यहां पे भी दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, 3 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख शेयर होल्डर फंड्स प्लस 80,000 नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। यहां से करंट लायबिलिटी मिल गई। बस इसी का इस्तेमाल करके आप करंट रेशियो आराम से निकाल सकते हो। आपको लोग खुद करना है इस काम को। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला देखना होगा, इलस्ट्रेशन 4। और ये क्वेश्चन जो डिपेंडेंट है वो वर्किंग कैपिटल पे डिपेंडेंट है। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या हो गई, फर्म की डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए फर्म को जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड है और आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 4 कहता है कि आपको ना करंट रेशियो गिवन है, लो भाई 2.5:1 या 2.5 लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो कोई बात नहीं। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 60,000। कहता है कि करंट असेट पता लगाओ और करंट लायबिलिटी भी पता लगाओ। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स। हमने एक्स मान ली। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, याद भी हो गया होगा अब तक तो आपको। इट्स वेरी इजी, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो आपको गिवन है 2.5:1। करंट असेट पता नहीं, करंट लायबिलिटी आपने एक्स मानी हुई है, तो इससे क्या मिल गया भाई, करंट असेट मुझे 2.5 एक्स मिल गया। अब देखो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको जो गिवन है 60,000 रुपीज गिवन है। करंट असेट आपके पास 2.5x एंड करंट लायबिलिटी x, तो 1.5x 60 सॉल्व हो गया भाई। x इक्वल्स टू 60,000 डिवाइड बाय 1.5 एंड ये x क्या माना है आपने, करंट लायबिलिटी। यहां से आप अमाउंट निकाल लोगे और ये आएगा हमारा 40,000 और यहां से मिल जाएगी करंट असेट्स 2.5 इंटू 40,000 है, और ये आ गया हमारा ₹1,00,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल इजी है। एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो फिर कुछ भी नहीं है, राइट। आप लोग इलस्ट्रेशन 5 खुद करना, 6 मैं आपको करा रहा हूं। देखो इलस्ट्रेशन 6 क्या कहता है, इसने मुझे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 1,50,000 और कहता है कि टोटल लायबिलिटी फर्म की है अदर देन शेयर होल्डर फंड। मतलब ये टोटल लायबिलिटी गिवन तो है पर इसके अंदर शेयर होल्डर फंड नहीं है, और वो कितने रुपए का गिवन है आपको, 3,25,000। तो अगर आप ध्यान से याद करो, अभी अभी मैंने देखो ऊपर आपको दिखाया था, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूं। ये देखो लायबिलिटी का अगर हम बोले बात करें तो लायबिलिटी को मेजरली हमने 3 हिस्सों में बांटा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी।
वो कहता है कि जो टोटल लायबिलिटी मैं दे रहा हूं आपको, इसमें शेयर होल्डर फंड इंक्लूड नहीं है। तो भैया इंक्लूड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। यानी अगर उसने इसको टोटल डेप्ट बोल दिया होता तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें को, महीन बातों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ओके, तो फिलहाल हमें कहता है कि टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड इज 3,25,000। और आपको देखो गिवन है लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना, 2.5 लाख। ये तो बहुत आसान काम कर दिया उसने। तो टोटल लायबिलिटी अगर हम सॉल्यूशन को देखें, तो ये जो टोटल लायबिलिटी हमें गिवन है, तो बेसिकली ये क्या होगी हमारी टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स फंड। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो होगा। तो और आपको देखो सारी चीजें गिवन है, तो 3,25,000 एंड 2,50,000 प्लस करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी आपकी यहां से निकल के आ जाएगी। ओके, कितनी, 75,000। और अब फिर आप क्या कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपको वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख गिवन है, करंट असेट पता नहीं, करंट लायबिलिटी आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 75,000 की, और आपकी करंट असेट आ जाएगी 2,25,000 की। बस अब आपको यहां से करंट रेशियो निकालना है, आप आराम से निकालो, 3:1 का आंसर आएगा। क्या दिक्कत आ रही है।